विजय जी, आप सहमत हैं और आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान ज्यादा है? देखिए, एक तो जो यशवंत जी ने जिक्र किया मंशा को लेकर, लोकतंत्र में मंशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की मंशा या नीयत खराब है, सरकार को साफ करना चाहिए कि भाई वो किस मंशा के साथ आना चाहती है, किसके साथ जाना चाहती है। जिसका एक प्रोसेस शुरू हुआ कि फॉर्मर प्रेसिडेंट के चेयरमैनशिप में वो बनी कमेटी और उसने अपनी बहुत लंबी रिपोर्ट बनाई, 18,626 पेज की है, 21 वॉल्यूम उसके हैं। और उसमें जिन लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है उनकी भी राय है, जिन लोगों ने समर्थन किया है उनकी भी राय उसमें है। सवाल ये है कि सरकार को ये जाहिर करना चाहिए था कि भाई हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। बताया तो है फायदे, क्या फायदा बताया? खर्चे कम हो जाएंगे। हाँ, खर्चा अब इसलिए जो हम परपिचुअली एक इलेक्शन मोड में रहते हैं उससे बाहर आ जाएंगे, विकास पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है। अब खर्चा देखिए, खर्चा कितना होता है? 4,500 करोड़ रुपया 2019 के चुनाव में हुआ, अभी 2024 का आया। ऑफिशियल फिगर बता रहे हैं आप? नहीं, जो सरकार का खर्चा हुआ 4,500 करोड़ रुपए। कुल खर्चा 60-70 हजार करोड़, उसकी भी मैं बात करता हूँ। दूसरी बात, 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुए लोकसभा में, और 4,500 करोड़ ही हम मान लेते हैं विधानसभा चुनावों में होते हैं। ठीक है, तो 9,000 करोड़ रुपए हुए। 9,000 करोड़ रुपए, और इस समय देश में 91 करोड़ वोटर, यानी 100 रुपए पर वोटर 5 साल पर हमारा खर्चा है इलेक्शन का। अब 100 रुपए को मैं पैसे में करूंगा तो 10 पैसा होता है करीब करीब पर डे का। तो आप समझते हैं कि 10 पैसा इस लोकतंत्र के लिए बहुत महंगा सौदा है सरकार के खर्चे के हिसाब से। और यदि हम 60,000 करोड़ रुपए की बात करें जो खर्चा हो रहा है, तो वो तो इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। वो तो पैसा बाजार में आ रहा है ना, जो आप खर्च कर रहे हैं, चाहे वो प्रचार में कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में कर रहे हैं, तो वो तो इकोनॉमी में आ रहा है, तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। मतलब वो सरकार का खर्चा नहीं है, वो सरकार का खर्चा नहीं है। सरकार का खर्चा तो पार्टियां खर्च रही हैं, कैंडिडेट खर्च कर रहे हैं, वो है। तो वो तो जब एक बार इलेक्शन करेंगे तब भी उतना ही होगा। जब आप पहला एक इलेक्शन करेंगे तब भी वो उतने ही पैसे पर जाएंगे ना, तो वो इशू नहीं है। तो 9,000 करोड़ को यदि 100 रुपए में आप एक लोकतंत्र में 5 साल में खर्च करना महंगा समझते तो अलग मुद्दा है। तो क्या इंटेंशन हो सकती है? नहीं, इंटेंशन नहीं, मैं तो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं भी वही कह रहा हूं कि भाई बीजेपी आपने किया कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, मतलब ऐसा कैसा फायदा हो जाएगा एक साथ कराने से? नहीं, बीजेपी का फायदा मैं तो नहीं समझ रहा, मैंने इसको तर्क ही नहीं दिया कि बीजेपी का क्या फायदा। विपक्षी आरोप लगा रहा है ना कि ये उस तरफ ले जा रहे हैं। अभय जी को याद नहीं कि 1975 में जब पूरा देश एक पार्टी के साथ चल रहा था, मतलब केंद्रित हो गया था केंद्र सरकार का, प्रदीप ने उसका जिक्र नहीं किया, तो क्या हम वन पार्टी वन नेशन हो गए थे? बल्कि उसका नुकसान ये हुआ कि 77 में जब आए तो जितनी पार्टियां थी वो सब और एकजुट हो गई। तो इस देश के लोकतंत्र को इतना कमजोर मत समझिए कि कोई भी को मैं आपको जोर देकर कह रहा हूं, कोई भी इस देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकता, और वो गलती करेगा तो वो खुद ही कमजोर होगा। इसलिए उस पर मत जाइए कि क्या बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है, और ये लॉजिक भी इसको छोड़ दीजिए जो हम लोग देते हैं 1952 से 67 का, वो हिंदुस्तान का आज़ादी का दौर था, आज़ादी के बाद का दौर था। और उस समय तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस थी, विधानसभाओं में भी कांग्रेस थी, लोकसभा में भी कांग्रेस थी। तो मोटे तौर पर वो चुनाव चलते रहे। यशवंत जी ने भी जिक्र किया, प्रदीप भाई ने भी जिक्र किया कि इंदिरा गांधी ने जब उसका विधानसभाओं को भंग करने का काम शुरू किया तो उसमें 69 गवर्नमेंट्स को कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो किया है, 356 का यूज, 50 तो 51 तो अकेले इंदिरा जी ने किया है। तो उसके बाद हमारा पूरा का पूरा वो बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन अभी जो स्थिति हो रही है उसको फ़र्क समझिए आज की तारीख में और 65, 67, 62 में फ़र्क क्या है। आज हमारे देश के अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टीज हैं, और रीजनल पार्टीज के एस्पिरेशंस अलग हैं। इसलिए आप बर्खास्त ना करें सरकार को, तब भी वो एक अलग ताकत के साथ वहाँ खड़ी होती हैं। और इसलिए आप बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, आप गुजराती अस्मिता की बात करते हैं, आप तमिल अस्मिता की बात करते हैं, तो वो उन पार्टीज़ के एस्पिरेशन, और उनको लगता है कि जब आप एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो उनकी वो इच्छाएं, उनकी वो ताकत, उनकी वो ज़रूरतें उस पर असर पड़ेगा, मतलब वो फोकस में नहीं आएंगी विधानसभा। अच्छा, इसको उलट करके देखते हैं। मान लीजिए अलग अलग हो रहे हैं चुनाव, जो अभी हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है? इसका एक फायदा तो हो रहा है कि अभय जी से और प्रदीप जी से रोज रोज दुआ सलाम तो हो जाती है। 5 साल में होगा तो फिर तो दुआ सलाम भी नहीं होगी हमारी। और उसका फायदा, मतलब मजाक की बात नहीं। दूसरा हो रहा है कि सरकारें हमेशा, राजनीतिक दल दबाव में रहते हैं। आप चुनाव से पहले जिस 1 साल के आंदोलन के बाद भी 3 किसान जो बिल हैं उनको वापस ले लेते हैं, ठीक है, और आप ओपीएस को लागू कर लेते हैं। और मान लीजिए आपने हिमाचल में ओपीएस लागू की या नहीं लागू की, तो हम हरियाणा में सवाल पूछ लेते हैं अभय जी से
कि भाई ये हुआ सही, कि नहीं बिल्कुल हुआ। सही बात। तो ये जो और जवाबदेही है, हाँ, ये वो जवाबदेही राष्ट्रीय पार्टियों पर लागू होती है। सब, हाँ वही कह रहा हूँ, रीजनल पार्टीज को तो पता है कि हमारे यहाँ तो 5 साल में आएगा चुनाव, लेकिन वहां लोग जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं उनकी जवाबदेही इस पर तय होती है। तो ये जवाबदेही कमजोर हो रही है 5 साल के चुनावों को लेकर, ठीक है। और एमसीसी का जिक्र जैसे अभय जी ने किया, मैं उससे सहमत हूं कि एमसीसी लोकसभा में हो रही है एक बार, तो वो तो ठीक है, वो तो चाहे एक बार चुनाव करें 10 बार करें तब भी एक ही रहेगी। विधानसभाओं के चुनाव की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो उन राज्यों में लागू होता है ना, 28 राज्य है। आज हरियाणा में चल रही है तो दिल्ली में भी असर नहीं पड़ रहा, ये तो बगल में है। तो मतलब इफेक्टिवली एक राज्य में 2 ही बार लगेगी ना, 2 ही बार लगेगी, 5 साल में 2 बार लगेगी। इससे ज्यादा उसका वो नहीं हो रहा। माहौल को भी देख ले तो 1 महीने का इलेक्शन समझ लीजिए, मतलब टोटल तो 1 महीना वो और 1 महीना वो, 2 महीने का फर्क पड़ा एक राज्य में। 5 साल में 2 महीने में चुनावों पर क्या, चुनाव से देश में क्या फर्क पड़ रहा है। और मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सरकारें ये कहती है कि भाई हम जो फैसले जनता के हित में कर सकते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। तो क्या वो 4 साल 11 महीने उनको याद नहीं रहते जनता के हित के फैसले? सही बात है, सिर्फ लॉजिक्स की बात आपको कर रहा हूँ। लेकिन सरकार ने जिस तरह से किया है, और मुझे लगता है कि अब वो जनता के सामने भी जाएंगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी जाएंगी, और संसद में तो जाना ही है जेपीसी के। और इसको समझ लीजिए ये मजबूरी है, ये सद्भाव मुझे मत दिखाइए, दिल बड़ा मत कीजिए कि आप है ना सबके पास जाएंगे, आपके पास रास्ता ही नहीं है कोई। ये संविधान संशोधन बिल, आंकड़ा नहीं है। नहीं, संविधान संशोधन बिल है, अमेंडमेंट होना है तो आपको जाना ही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या जेपीसी के पास आपको जाना ही है, राज्यों के पास आपको जाना ही है। तो ये तो आपकी मजबूरी भी है। और दूसरी बात फिजिबिलिटी की, मैं उसको इसलिए नहीं करता क्योंकि फिजिबिलिटी यदि आप पॉलिटिकल विल कर लेते हैं ना तो फिजिबिलिटी सब हो जाती है। फिजिबिलिटी दूसरा सवाल है, वो इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो प्रदीप जी को याद है, आपने उन्होंने जिक्र कर दिया 5 अगस्त 2019 का 370 जैसा मुद्दा जब पास करा लिया था। नहीं तो उस समय 40 विधायक एमपीज को उन्होंने विदेश यात्रा पर भेज दिया था पहले भी विपक्ष के। ओके, संजीव श्रीवास्तव।